हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमने स्टार्ट किया है, अब उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो, जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सिस्टम को का बॉस है और इकोनॉमी की ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का गेटकीपर है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। ये सब काम इकोनॉमी को इन्फ्लेशन, रिसेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रोटेक्ट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, हम इसको डिटेल में चलते हैं इसके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आता है व्हाट इज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये फाइनेंशियल सिस्टम का नर्व सेंटर है जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रेगुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। आरबीआई का काम है इकोनॉमी को इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करना, बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट रखना और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को सपोर्ट करना। ये एक मल्टी रोल प्लेयर है। एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, दूसरी तरफ बैंक्स को रेगुलेट करता है और तीसरी तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और इनोवेशन को प्रमोट करता है। की रोल्स की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। रेगुलेशन की बात करें, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशंस को देखता है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बैंकिंग नीड्स को ये हैंडल करता है। फॉरेक्स मैनेजमेंट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट्स को मैनेज करता है। डेवलपमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स और इंक्लूजन इनिशिएटिव्स को ये बूस्ट करता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट एडजस्ट करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और स्टिमुलेट ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के फंक्शंस एकदम वर्सेटाइल है, कवरिंग मॉनेटरी पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी से स्टार्ट होकर फाइनेंशियल डेवलपमेंट तक ये जाते हैं। ये इकोनॉमी का ऑलराउंडर है जो मल्टीपल रोल्स को प्ले करता है। अगर इसके की फंक्शंस को समझें तो सबसे पहले मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज किया जा सके और क्रेडिट सिस्टम को ये रेगुलेट करता है। गोल है प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना लो इन्फ्लेशन के टाइम पे और इकोनॉमिक ग्रोथ का बैलेंस मेंटेन करना, यानी लो इन्फ्लेशन इसका मेन मोटिव है। एग्जाम्पल, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है टू कर्व इन्फ्लेशन जिससे लोन कॉस्ट इंपैक्ट होती है। फिर आता है रेगुलेटर और सुपरवाइजर ऑफ द बैंक्स। आरबीआई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सुपरवाइज और रेगुलेट करता है, उनको लाइसेंस इशू करता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को सेट करता है लाइक रिलेटेड टू कैपिटल एडिक्वेसी, इवन एसेट क्वालिटी के रिलेटेड नॉर्म्स को सेट करता है और कंप्लायंस को मॉनिटर करता है। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के फंक्शनिंग को भी ये देखता है। आपके सेटलमेंट सिस्टम जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, यूपीआई हो गया। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई एक बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स वायलेट करने पे पेनल्टी लगा सकता है। बैंकर है टू गवर्नमेंट। आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का बैंकर, एजेंट और एडवाइजर होता है। गवर्नमेंट के बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू और मैनेज करता है लाइक जैसे बॉन्ड्स हो गए, और फिजिकल पॉलिसी पे फाइनेंशियल एडवाइस देता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। चौथा मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के स्टेबिलिटी के लिए पॉलिसीज बनाता है। करेंसी मार्केट में इंटरवीन करता है ताकि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को मैनेज किया जाए और एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई डॉलर सेलिंग करता है टू प्रिवेंट रूपी डेप्रिसिएशन। अब पांचवा रोल आता है डेवलपमेंट रोल। अगर डेवलपमेंट रोल की बात करें तो आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट्स के डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है लाइक जैसे पीएमजेडीवाई, यूपीआई हो गया। पेमेंट सिस्टम्स को डेवलप करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ग्रोथ को फोस्टर करता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई यूपीआई को प्रमोट करता है फॉर डिजिटल पेमेंट्स इन रूरल एरियाज। अब आगे आता है, एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज। देखो, जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई सिक्योरिटीज का सेल कंडक्ट करता है
कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स डिक्रीज होते हैं। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब ये चीज काम कैसे करती है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में सेल करता है, लाइक जैसे बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, अपने कैश रिजर्व से पेमेंट करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? बैंक के पास लेंडिंग के लिए अवेलेबल कैश कम हो जाता है, जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस होती है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बॉन्ड सेल करते हैं टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाउ आरबीआई इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए मल्टीपल टूल्स यूज करता है, तो बोरिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ये शेप करता है। ये टूल्स इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई डायनामिक्स को बैलेंस करते हैं। इसमें की मेथड्स की बात करें, सबसे पहला चेंजिंग द ट्रेजरी बिल रेट। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और उनके रेट्स चेंज करने से ओवरऑल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। हायर ट्रेजरी बिल रेट्स बोरिंग को कॉस्टली बनाते हैं, लोअर रेट्स लेंडिंग को इनकरेज करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई ट्रेजरी बिल रेट 5% से 5.5% करता है, जिससे मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है चेंजिंग द बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। बैंक रेट बढ़ाने से बैंक की बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, जो लेंडिंग रेट्स को पुश अप करती है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेट 6% से 6.5% करता है, जिससे होम लोन के रेट्स इंपैक्ट होते हैं। थर्ड, फिक्सिंग मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन टाइम डिपॉजिट्स। आरबीआई टाइम डिपॉजिट, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट्स कहते हो, पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट सेट करता है टू इन्फ्लुएंस बैंक्स के डिपॉजिट और लेंडिंग बिहेवियर। ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करता है, लाइक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आपका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सेविंग्स को इनकरेज करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई एफडी रेट्स कैप करता है एट 7% टू प्रिवेंट एक्सेसिव कंपटीशन अमंग मेंबर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Why has credit flow to agriculture and SME sector increased? Credit flows to agriculture और SME sector recent years में significantly बढ़े हैं, और ये ट्रेंड आरबीआई के पॉलिसीज और मार्केट डायनामिक्स का रिजल्ट है। इसमें की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इंक्रीज्ड क्रेडिट फ्लो, एग्रीकल्चर और एसएमई को बैंक से ज्यादा लोन्स मिल रही हैं ड्यू टू गवर्नमेंट स्कीम्स, और आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन्स इसमें हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, पीएम किसान, एमएसएमई क्रेडिट गारंटीज इसके एग्जांपल हैं। अगर मैं मेन एग्जांपल दूं, एसबीआई फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू इजी लोन्स देता है। अब इसके पीछे भी रीजन है। देखो, आरबीआई रिलैक्स्ड कंट्रोल्स क्रेडिट मार्केट में लाता है। आरबीआई ने क्रेडिट मार्केट कंट्रोल्स ग्रेजुअली रिलैक्स किए हैं, लाइक रिड्यूसिंग सीआरएन एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, और इवन फ्लेक्सिबल लेंडिंग नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट ने बैंक्स को एग्रीकल्चर और एसएमई लेंडिंग के लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट करने का कॉन्फिडेंस दिया है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स इंक्रीज करता है फॉर रूरल एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आगे आते हैं कोर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, आरबीआई के कोर फंक्शंस फाइनेंशियल सिस्टम के फाउंडेशन है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। कोर फंक्शंस की बात करें, नंबर 1, इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई बैंक नोट्स प्रिंट और सर्कुलेट करता है, जिससे पब्लिक ट्रस्ट करेंसी में इंश्योर होता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई न्यू 500 रुपी नोट्स विद एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च करता है। सेकंड मेन है बैंकर है ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है और सिक्योरिटीज को इशू करता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के सैलरी पेमेंट्स को हैंडल करता है। बैंकर्स बैंक है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट होता है और उनके रिजर्व्स को होल्ड करता है। एग्जांपल, आरबीआई एक बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस में इमरजेंसी लोन देता है। क्रेडिट कंट्रोल करता है। आरबीआई क्रेडिट सप्लाई को रेगुलेट करता है थ्रू टूल्स लाइक रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है टू रिड्यूस लेंडिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब आगे आता है, व्हाई डज आरबीआई इंटरवेन इन एक्सचेंज रेट्स, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो, सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई एक्सचेंज रेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए करेंसी मार्केट्स में इंटरवेन करते हैं टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये इंटरवेंशंस इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल हैं। इसके पीछे कुछ मेजर कारण हैं। उसमें सबसे पहला आता है टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वीकर करेंसी एक्सपोर्ट्स को चीपर बनाती है, यानी बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट।
वीकर करेंसी लाइक जैसे इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन हो रही है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई इंडियन रुपी को डेप्रिशिएट होने देता है टू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके। सेकंड, टू इन्फ्लुएंस ट्रेड फ्लोज, एक्सचेंज रेट इंटरवेंशंस बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंपैक्ट करती हैं बाय मेकिंग इंपोर्ट्स कॉस्टली और एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स कॉस्टली बनते हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करते हैं। तीसरा, टू स्मूदन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, आरबीआई एक्सेसिव वोलेटिलिटी या एब्रप्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस को मिटिगेट करता है ताकि जो मार्केट स्टेबिलिटी बनाई जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई डॉलर सेलिंग करता है टू प्रिवेंट सडन इंडियन रुपी क्रैश। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जेकब थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये थ्योरी करेंसी डिवैल्यूएशन के इफेक्ट को ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन करती है। शॉर्ट टर्म में बात करें, डिवैल्यूएशन के बाद इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस इमीडिएटली चेंज नहीं होते, जिससे वर्सनिंग हो जाती है ट्रेड ऑफ बैलेंस की। लॉन्ग टर्म में बात करें, एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और इंपोर्ट्स रिड्यूस होते हैं, जिससे ट्रेड ऑफ बैलेंस इंप्रूव होता है, यानी एक जे शेप्ड कर्व बनता है ग्राफ में। एग्जाम्पल अगर दूं, इंडियन रुपी डिवैल्यूएशन के बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इनिशियली स्ट्रगल करते हैं बट 6 मंथ लेटर बूम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। व्हाई डू सेंट्रल बैंक्स रेज इंटरेस्ट रेट्स? देखो, रिसेंट टाइम्स में सेंट्रल बैंक्स लाइक जो आरबीआई हमारा, वो इंटरेस्ट रेट्स को रेज करते हैं प्राइमरली टू टेम इन्फ्लेशन, जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में जनरल इंक्रीज है, यानी इन्फ्लेशन का ये मीनिंग है, जिससे जो मनी की परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होती है। अब ये चीज काम कैसे करती है? देखो, हायर इंटरेस्ट रेट से जो बोरिंग है वो कॉस्टली हो जाती है, यानी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेगी। डिमांड में रिडक्शन आती है, कम डिमांड से प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं, जो इन्फ्लेशन को चीज ये कंट्रोल करती है। सेविंग्स इनकरेज होती हैं, हाई रेट सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, जो फर्दर डिमांड को मॉडरेट करेगी ये चीज। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट 5.5% से 6% करती है ताकि जो फूड प्राइसिंग के जो राइजिंग प्राइसेस हैं उनको रोका जा सके। अब बात आती है इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है जी, आरबीआई और इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स यूज करते हैं टू ट्रैक प्राइस चेंजेस और मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्ट करें। की टूल्स की बात करें, सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। सीपीआई एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स को ट्रैक करता है। ये इन्फ्लेशन एस्टिमेट करने का प्राइमरी टूल है। एग्जांपल अगर दूं, सीपीआई राइज दिखाता है जब फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं। फिर आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ऑल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी के एवरेज प्राइस चेंजेस मेजर करता है, कंपेयर करता है करंट प्राइसेस को टू बेस ईयर। ये ब्रॉडर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ट्रेंड्स दिखाता है। अगर एग्जांपल दूं, जीडीपी डिफ्लेटर इंक्रीज दिखाता है जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइज होती है। अब आगे आता है, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द आरबीआई एफआई इंडेक्स? आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसे एफआई इंडेक्स कहा जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के रीच, यूसेज और क्वालिटी को मेजर करता है टू ट्रैक इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्रेस। क्वालिटी पैरामीटर में स्पेसिफिक फोकस एरियाज होते हैं जो इंक्लूजन के इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करते हैं। की क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करें, सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसमें अवेयरनेस आती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल टर्म्स आपको कितना पता है, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं है, ये हमें पता चलती है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स रूरल एरियाज में बैंकिंग अवेयरनेस बढ़ाती हैं। ठीक है जी। सेकेंड आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल कंज्यूमर के राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, इंश्योर करना फेयर ट्रीटमेंट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। इसमें कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बैंक्स को ट्रांसपेरेंट लॉन्ग टर्म लोन्स डिस्क्लोज करने का मैंडेट देता है। तीसरा, इनइक्वालिटी एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस, डिस्पैरिटीज इन फाइनेंशियल सर्विसेज को असेस किया जाता है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी देखी जाती है और अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन के नीड्स को मीट करने में गैप्स को मेजर करता है। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रूरल एरियाज में बैंक ब्रांच पेनिट्रेशन को एनालाइज करता है। होप सो जितना आपको करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, नो डाउट आरबीआई के बारे में आपको मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है और मॉनेटरी पॉलिसी का माइस्ट्रो है।
जो इकोनॉमी के की वेरिएबल्स जैसे इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का वो सुपर पावर है जो मनी सप्लाई और क्रेडिट कंडीशंस को शेप करती है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे और ग्रोथ सस्टेनेबल हो। अब हम थोड़ा सा डिटेल में करने जा रहे हैं व्हाट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट कंडीशंस को रेगुलेट करता है टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, लिक्विडिटी को मैनेज करता है और प्रोडक्टिव सेक्टर्स को क्रेडिट फ्लो इंश्योर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की बात करें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टू रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ या ग्लोबल शॉक्स। इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखें तो प्राइस स्टेबिलिटी, लो इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ और एफिशिएंट इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। टूल्स की बात करें, इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स लाइक सीआरआर, एसएलआर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसके टूल्स हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट पे, कंज्यूमर स्पेंडिंग और गवर्नमेंट फिस्कल आउटकम्स पे इसका असर पड़ता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट कम करता है टू बूस्ट लेंडिंग ड्यूरिंग अ स्लोडाउन। अब आते हैं व्हाट आर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको डिटेल में करते हैं। देखो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू तीन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। ये ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमी को बैलेंस्ड रखते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम को रोबस्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, नंबर 1 प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट रेंज में रखता है टू प्रोटेक्ट परचेजिंग पावर। ये यूजली 4% प्लस माइनस 2% सीपीआई बेस्ड होती है। टूल्स इसमें यूज होते हैं, इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ऊपर नीचे किया जाता है और लिक्विडिटी मैनेज की जाती है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है जब फूड प्राइसेस स्पाइक करते हैं। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आरबीआई सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टेबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट प्रमोट करता है फॉर इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई सीआरआर कम करता है टू बूस्ट एसएमई लेंडिंग ड्यूरिंग अ स्लोडाउन। तीसरा, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। आरबीआई पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सेट करता है जो बोरोइंग कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। रेट्स को इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करता है, लो रेट्स ग्रोथ के लिए, हाई रेट्स इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट 5.5% से 5% करता है टू स्टिमुलेट बोरोइंग। अब आते हैं, हाउ डस आरबीआई रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट एक्सपेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आरबीआई क्रेडिट एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, वो बैंक रेट इंक्रीज करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक पावरफुल टूल है जो बोरिंग को कॉस्टली बनाता है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब ये चीज काम कैसे करती है? बैंक रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स विदाउट सिक्योरिटी देता है। बैंक रेट बढ़ने से बैंक्स के बोरिंग कॉस्ट राइज होते हैं जो उनके लेंडिंग रेट्स को पुश अप करते हैं। इसके रिजल्ट में एक्सपेंसिव लोन से क्रेडिट डिमांड कम होती है, जो चीज मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बैंक रेट 6% से 6.5% करता है जिससे होम लोन्स कॉस्टलियर हो जाते हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन व्हाट इज बैंक रेट आया था, सेम चीज है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, बैंक रेट जिसे हम कई बार रेपो रेट के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ये डिस्टिंक्ट है, ये डिफरेंट है। बैंक रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स विदाउट सिक्योरिटी देता है। ये टिपिकली हायर होता है देन अदर रेट्स और बोरिंग कॉस्ट का ये सिग्नल देता है। इसके फीचर्स की बात करें तो कोई कोलेटरल नहीं है, लोन सिक्योरिटी के बिना देते हैं, मेकिंग इट हाई कॉस्ट ऑप्शन फॉर कमर्शियल बैंक्स, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म रेपो रेट के अनलाइक बैंक रेट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। अब सिग्नल की बात करें, बैंक रेट चेंजेस मार्केट इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बैंक रेट 7% सेट करता है, ये चीज सिग्नल करती है टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। अब आगे आता है आपका रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। ये मॉनेटरी पॉलिसी का की टूल है जो लिक्विडिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करता है।
अब ये काम कैसे करता है? रीपरचेज एग्रीमेंट, जिसे रेपो कहा जाता है, आरबीआई बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है विद एन एग्रीमेंट टू सेल देम बैक लेटर, जो उन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है। यानी रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? लोअर रेपो रेट बोरिंग को चीपर बनाता है, जिससे लेंडिंग इनकरेज होती है, हायर रेट लेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट 5.5% से 5% करता है, जिससे एसएमई लोन्स बूस्ट होते हैं। अब आता है व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो करता है, यानी वो एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम को एब्जॉर्ब करता है। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल और मनी मार्केट स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। अब ये काम कैसे करता है? रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस की बात करें, आरबीआई बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज लेटर, यानी इससे जो एक्सेस कैश है वो मॉप आउट हो जाता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हायर रिवर्स रेपो रेट बैंक्स को आरबीआई में फंड्स पार्क करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है, जिससे लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट 5% से 5.25% करता है टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं, आगे आता है व्हाट इज पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट वो बेंचमार्क रेट है जो आरबीआई सेट करता है टू इन्फ्लुएंस मेन मॉनेटरी वेरिएबल्स लाइक मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और क्रेडिट कंडीशंस। ये इकोनॉमी के अदर इंटरेस्ट रेट्स के लिए रेफरेंस पॉइंट होता है। फीचर्स की बात करें, बेंचमार्क रोल, रेपो रेट इज द प्राइमरी पॉलिसी रेट जो बैंक की लेंडिंग रेट्स को गाइड करता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, पॉलिसी रेट चेंज इज बोरोइंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को भी ये शेप करता है। एग्जाम्पल अगर दूं, आरबीआई पॉलिसी रेट यानी रेपो 5.5% सेट करता है, जिससे होम लोन्स के रेट इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आगे आता है एमसीएलआर। एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट बैंक्स का इंटरनल बेंचमार्क रेट है जो मिनिमम लेंडिंग रेट्स फॉर लोन्स डिटरमाइन करता है। लाइक लोन्स जैसे होम लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन हो सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट और मार्केट लिंक्ड रेट है। इसके की कंपोनेंट्स होते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक के लेटेस्ट बोरोइंग कॉस्ट होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट में बैंक के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ गए, कैश रिजर्व रेशियो कॉस्ट यानी फंड्स रिजर्व्ड विद द आरबीआई उसकी जो कॉस्ट है। अगर मैं एग्जांपल दूं, एसबीआई एमसीएलआर 8% सेट करता है जो इन्फ्लुएंस करेगा होम लोन रेट्स एट 8.5%। अब आगे चलते हैं, हाउ डज आरबीआई मैनेज लिक्विडिटी। देखो, आरबीआई लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है, यानी इंश्योर हो सके फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंक स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं या कर सकें। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है जी, होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। की टूल्स की बात करें तो सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है, टूल लिक्विडिटी इंजेक्ट या एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है जी, अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बॉन्ड्स खरीदता है तो बैंक्स के पास कैश इंक्रीज होता है। सेकंड आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। एंड एसएलआर की बात करें तो परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बैंक्स लिक्विड एसेट्स में रखते हैं, लाइक कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई सीआरआर 4% से 3.5% करता है, जिससे फंड्स लेंडिंग के लिए फ्री अप हो जाते हैं। थर्ड, लिक्विडिटी सपोर्ट, आरबीआई बैंक्स को इमरजेंसी फंड्स प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। इमरजेंसी फंड लाइक रेपो, बैंक रेट लोन्स हो गए। एग्जांपल अगर दूं, आरबीआई लिक्विडिटी क्रंच में बैंक्स को रेपो लोन्स देते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, हाउ डज आरबीआई मैनेज एक्सचेंज रेट्स। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करता है तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस मैनेज करे और एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। ये इंडिया के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोस के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब ये चीज काम कैसे करती है? आरबीआई फॉरेन करेंसीज खरीदता है या बेचता है तो इंडियन रुपी की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करे। फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर, एग्जाम्पल अगर दूं, आरबीआई डॉलर्स बेचता है टू प्रिवेंट आईएनआर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ग्लोबल वोलेटिलिटी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट
व्हाट इज एमपीसी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई का डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स और अदर मेजर सेट करता है, जैसे लाइक रेपो, रिवर्स रेपो हो गया। इसमें आरबीआई मेंबर्स और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं। फीचर्स की बात कंपोजिशन करें तो 6 मेंबर्स होंगे, 3 आरबीआई से, 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होंगे। मीटिंग्स की बात करें, रेगुलर इंटरवल्स पे मीट होता है टू रिव्यू इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन, ग्रोथ और रिस्क। डिसीजंस की बात करें, पॉलिसी रेट्स और मॉनेटरी स्टांस डिसाइड करता है। मॉनेटरी स्टांस अकोमोडेटिव, न्यूट्रल या टाइट हो सकती है। अगर एग्जांपल दूं, एमपीसी रेपो रेट 5.5% रखता है टू बैलेंस इन्फ्लेशन और ग्रोथ। अब नेक्स्ट आता है, एमपीसी हो गया। अब आगे चलते हैं, कैन मॉनेटरी पॉलिसी लोन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट कैन सपोर्ट इट बाय क्रिएटिंग कंजेनियल फैक्टर। ये एक इनेबलर है, ड्राइवर नहीं। अब ये सपोर्ट करता है कैसे है? फेवरेबल इन्वायरमेंट, लो इंटरेस्ट रेट्स, एडिक्वेट लिक्विडिटी और स्टेबल प्राइस ग्रोथ के लिए ये कंडीशंस क्रिएट करता है। लिमिटेशंस की बात करें, ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फिस्कल पॉलिसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स भी बहुत जरूरी है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई लो रेपो रेट सेट करता है लेकिन ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए साथ में। आगे आता है, हाउ डज आरबीआई या हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर? देखो, सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है बाय एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई और क्रेडिट कंडीशन। इसके की इम्पैक्ट्स की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले सेविंग्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स। देखो, हायर रिटर्न्स ऑन सेविंग्स इंसेंटिवाइज करती हैं पीपल को कि वो ज्यादा से ज्यादा सेव करें, लाइक एफडी और बॉन्ड्स आ जाते हैं इसमें। लो इंटरेस्ट रेट्स हैं तो सेविंग्स का इंसेंटिव कम होता है और स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट का ज्यादा। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट 6% करता है जिससे एफडी रेट्स और सेविंग्स बूस्ट होते हैं। सेकंड मेन इंपैक्ट आता है इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ता है। लो इंटरेस्ट पे बोरोइंग चीपर होती है जो बिजनेसेस को इंकरेज करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर है तो बोरोइंग कॉस्टली होगी, इन्वेस्टमेंट्स को जो चीज डिस्करेज करेगी। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट कम करता है, एसएमई इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। ठीक है जी। तीसरा मेन इंपैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग। लो इंटरेस्ट रेट्स पे चीपर लोन्स कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करते हैं, लाइक होम और कार लोन्स हो सकते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो कॉस्टली बोरोइंग स्पेंडिंग को रिड्यूस करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट कट से कार लोन रेट्स कम होते हैं और सेल्स बढ़ती है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट गवर्नमेंट फाइनेंसेस? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे डेलिब्रेट चेंज लाती है टू इन्फ्लुएंस प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट। ये फिस्कल आउटकम्स को इनडायरेक्टली शेप करती है। अब ये काम कैसे करती है? प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन में हाई इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, स्टेबलाइजिंग प्राइसेस और गवर्नमेंट परचेजिंग पावर। नेशनल आउटपुट की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट्स क्रेडिट फ्लो और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं जिससे जीडीपी और टैक्स रेवेन्यूज बूस्ट अप होती हैं। एक्सपेंडिचर की बात करें, स्टेबल प्राइसेस गवर्नमेंट की सब्सिडी और वेलफेयर कॉस्ट को प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट कट से जीडीपी ग्रोथ होती है जिससे टैक्स कलेक्शंस इंक्रीज होती हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। देखो, अब जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट का, वो एक बहुत बड़ा टूल है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये इकोनॉमी का एक फाइनेंशियल लीवर है जो एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज करता है। अब बात करते हैं व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की वो स्ट्रेटजी है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू इकोनॉमी को शेप करती है। ये एकदम से इकोनॉमी के डिमांड और सप्लाई डायनामिक्स को कंट्रोल करती है बाय एडजस्टिंग हाउ मच पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है और हाउ मच टैक्स कलेक्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी का मेन गोल है एग्रीगेट डिमांड मैनेज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर से जॉब्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात करें, टैक्सेशन बढ़ा बढ़ा के स्पेंडिंग कम करके डिमांड को कूल डाउन किया जाता है।
तीसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्रेसिव टैक्सेस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट हाईवेज बनाने के लिए स्पेंडिंग बढ़ती है जो कंस्ट्रक्शन जॉब्स को क्रिएट करती है। अब आगे आती है टूल्स क्या है फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसी के दो प्राइमरी टूल्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन। ये दोनों इकोनॉमी के एक्सलरेटर और ब्रेक की तरह काम करते हैं। टूल्स की बात करें, सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडीज पे खर्च करती है तो डिमांड और ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स लाइक से एयरपोर्ट्स हो गए, इवन सोशल वेलफेयर पे लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, और सब्सिडीज लाइक फ्यूल और फार्मिंग पे प्रोवाइड करना। फिर आती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। स्पेंडिंग बढ़ने से इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता है जिससे ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट पीएम आवास योजना के अंदर हाउसिंग सब्सिडीज देती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इस चीज से बूस्ट मिलता है। सेकंड आता है टैक्सेशन। गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी और एक्साइज। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में टैक्स रेट्स कम करने से कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है जिससे स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की बात करें, टैक्स रेट बढ़ने से डिमांड कम होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट इनकम टैक्स स्लैब से रिलैक्स करती है जिससे मिडिल क्लास स्पेंडिंग बूस्ट होती है। अब आगे आते हैं, हाउ हैज जीएसटी चेंज फिस्कल पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में जुलाई 1 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था। इसने टैक्सेशन सिस्टम को एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है, यानी ये मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस करता है जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। जीएसटी के आने से फिस्कल पॉलिसी का ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा कमजोर हुआ है। अब इसको समझते हैं, की इम्पैक्ट समझते हैं जीएसटी के। सबसे पहले, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी ने सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में मर्ज कर दिया, क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स रिजाइम अक्रॉस इंडिया। एग्जांपल लाइक, पहले एक प्रोडक्ट पे वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स अलग अलग लगते थे, अब सिर्फ जीएसटी लगता है। सेकंड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कंप्लायंस। जीएसटी ने टैक्स फिलिंग को डिजिटल और स्ट्रीमलाइन किया थ्रू जीएसटीएन, जिससे पेपर वर्क और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क हो गया। एग्जांपल अगर दूं, बिजनेसेस अब एक ही जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीपल स्टेट टैक्सेस। तीसरा, एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट्स। जीएसटी ने टैक्स ऑन टैक्स, जिसे कास्केडिंग कहा जाता है, इफेक्ट को खत्म किया बाय अलाउइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसने फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया। अगर एग्जांपल दूं, एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल पे जीएसटी पे करता है और उसका क्रेडिट फाइनल प्रोडक्ट के जीएसटी से एडजस्ट करता है। चौथा, इंप्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। जीएसटी के सेंट्रलाइज सिस्टम ने टैक्स इवेजन कम किया और रेवेन्यू कलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाया। अगर एग्जांपल दूं, जीएसटी ऑडिट्स ने ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना इजियर किया। अब बात आती है, व्हाई जीएसटी इंपैक्टेड फिस्कल पॉलिसी। कुछ तो कारण होंगे क्यों इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले, रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। पहले गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स एडजस्ट करके फिस्कल पॉलिसी को फाइन ट्यून करती थी। जीएसटी के बाद टैक्स रेट्स जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती हैं, यानी लिमिटिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का डायरेक्ट कंट्रोल। फाइन ट्यून करते थे यानी फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी कम करके डिमांड को बढ़ाना। शिफ्ट इन फोकस हुआ, फिस्कल पॉलिसी अब डिस्क्रिशनरी टैक्स चेंजेस से हटकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और टारगेटेड स्पेंडिंग पे फोकस करती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स हो गए। टारगेटेड स्पेंडिंग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर या वेलफेयर हो गया। अगर एग्जांपल दूं, पहले गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करती थी टू बूस्ट कार सेल्स, अब जीएसटी फिक्स्ड है सो स्पेंडिंग ऑन रोड प्रोजेक्ट्स बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, व्हाई हैज फिस्कल पॉलिसीज चार्म फेडेड। कारण क्या। देखो, फिस्कल पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन कंसीक्वेंट टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि टैक्सेशन का कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड हो गया और इकोनॉमी के डायनामिक्स बदल गए। रीजन समझें, सबसे पहला, रिड्यूस्ड रोल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट या एक्साइज फिस्कल पॉलिसी का बड़ा लीवर थे, अलाउइंग गवर्नमेंट टू ट्वीक रेट्स फॉर इकोनॉमिक स्टिमुलस या इन्फ्लेशन कंट्रोल। जीएसटी के यूनिफाइड स्ट्रक्चर ने ये फ्लेक्सिबिलिटी कम कर दी
क्योंकि रेट्स ऑफ जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, नॉट इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स। काउंसिल लाइक सेंट्रल या स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक्साइज ड्यूटी एडजस्ट नहीं कर सकती टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि जीएसटी रेट्स फिक्स्ड है। सेकंड, शिफ्ट टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जीएसटी के बाद फिस्कल पॉलिसी का फोकस डिस्क्रिशनरी मेजर्स से हटकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे शिफ्ट हुआ, जैसे इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूसिंग रेड टेप और अट्रैक्टिंग एफडीआई। यानी टैक्स डिस्क्रिशनरी मेजर्स जैसे टैक्स कट, स्पेंडिंग स्पाइक्स हो गए। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करती है इंस्टेड ऑफ टैक्स ब्रेक्स। तीसरा, टारगेटेड मेजर्स ओवर ब्रॉड पॉलिसीज। जीएसटी के यूनिफॉर्म टैक्स रिजाइम ने ब्रॉड टैक्स बेस्ड फिस्कल इंटरवेंशंस को लेस रेलेवेंट बनाया। अब गवर्नमेंट्स टारगेटेड मेजर्स लाइक सब्सिडीज, सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स या वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस करती हैं। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट पीएम किसान स्कीम के थ्रू फार्मर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देती है इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर टैक्स कट्स। अब ये फिस्कल, मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं क्या, इसको समझते हैं। देखो, फिस्कल, मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसीज एक टीम की तरह काम करती हैं टू इकोनॉमी के ओवरऑल फंक्शनिंग को शेप करें। ये पॉलिसीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और रेगुलेशंस के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं। की पॉलिसीज की बात करें, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू एग्रीगेट डिमांड, ग्रोथ और इन्फ्लेशन मैनेज करती है। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ाती है टू बूस्ट जॉब्स और डिमांड। फिर आती है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के थ्रू मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करती है तो इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। टूल्स इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट कम करती है टू बूस्ट एसएमई लेंडिंग। तीसरा, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ब्रॉडर रेगुलेशंस और इंसेंटिव्स जो इंडस्ट्री, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को शेप करते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स होगी। अगर एग्जांपल दो, गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के थ्रू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करती है। अब ये इंटरकनेक्शंस क्या है, इसके इंटरकनेक्शन समझ लेते हैं। प्लस सबसे पहला, फिस्कल प्लस मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी यानी स्पेंडिंग वाली और मॉनेटरी पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट एक साथ काम करते हैं तो डिमांड और इन्फ्लेशन बैलेंस करने के लिए। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, आरबीआई रेपो रेट एडजस्ट करता है टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। फिस्कल और इकोनॉमिक की बात करें, फिस्कल इंसेंटिव्स लाइक टैक्स ब्रेक, सब्सिडीज इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, जीएसटी रिबेट्स और पीएलआई स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करते हैं। मॉनेटरी और इकोनॉमिक की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आरबीआई लो रेट्स के साथ पीएलआई फंडेड फैक्ट्रीज के लोन्स को अफोर्डेबल बनाता है। तो यहाँ पे हमारा सेशन होता है वाइंड अप। होप्स आपको जितना करवाए उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम ऑफ पेपर टू कॉमर्स, जिसका पेपर कोड 08 है, उसका करवाया जा रहा है। यूनिट 7 चल रही है। रिवीजन सीरीज इवन पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे रन हो रही है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।